गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी क्लास 6 की है और इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। और इस हमारे अतीत यह हिस्ट्री की पुस्तक है और इस इतिहास की पुस्तक का अध्याय 9 हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 तक हम लोगों ने पढ़ा है। आज 9वां अध्याय है। इसके बाद से और 2 अध्याय बचेंगे, इसमें 10 और 11। एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री की पुस्तक जिसका नाम हमारे अतीत है, इसमें कुल जो है अध्यायों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल अध्याय 8 हैं। क्लियर हुआ? इसमें कुल अध्याय 11 है, जिसमें से हम लोग आज 9 चैप्टर को करने जा रहे हैं। यह चैप्टर पूरा होने के बाद हम 10 और 11 करेंगे। बिल्कुल। अब मुझे विश्वास है कि जो स्टूडेंट लगातार इस एनसीईआरटी को पढ़ते आ रहे हैं उनको इस एनसीईआरटी से संबंधित एक अच्छी समझ डेवलप हो गई होगी। इस अध्याय को पढ़ते हुए वो पिछली अध्यायों से संबंधित कई सारी बातों को यहाँ जोड़ेंगे और अपने जो है सोच थिंकिंग को ब्रॉड करेंगे। ठीक है। और इतिहास के विषय में एक कंसेप्ट उनके माइंड में डेवलप होगा। आज अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ किस तरह से इस अध्याय से किस तरह से प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अक्सर बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस यानी पीसीएस और यूपीएससी में सिविल के एग्जामों में किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल सिविल ही नहीं, किसी भी तरह का एग्जाम आप यदि दे रहे हैं और आपको एनसीईआरटी पर पकड़ नहीं है तो आपको उस एग्ज़ाम में पास होने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर और 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरह से पढ़ना है और उसमें से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यदि उसे आप नोट डाउन कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, आपका समझ बेहतर हो जाएगा। तो हम इसी प्रयास के तहत इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल देखेंगे कि जो भी अध्याय के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से यहाँ से पीटी के प्रश्न निकलते हैं, किस तरह से इसे पढ़ें कि मेंस में इसका प्रयोग करें। इन सारी चीज़ों को हम इसमें बृहद तौर पे समझें और देखेंगे। पढ़ते क्रम में हम इन सारी बातों को समाहित करेंगे और इसी दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे कि एग्जामों में पीसीएस के या सिविल के या अन्य एग्जामों में किस तरह से इसका उपयोग हम करें। समझ में आ गया? दैट्स ऑल। अब आगे चलते हैं, इस अध्याय को हम देखते हैं कि यह अध्याय क्या कहता है। अब देखें कि इस अध्याय का नाम पहले जानें आप कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? व्यापारियों के विषय में पढ़ेंगे, राजाओं के विषय में पढ़ेंगे और जो तीर्थयात्री उसे कहते हैं जो विदेश से हमारे यहाँ भ्रमण करने के लिए इस भारत को देखने के लिए जो आए उन्होंने कुछ विवरण लिखा, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब देखें, ये समझें कि बाजार में घूमती जगिनी अपने गांव जगनी अपने गांव के मेले के आसपास बैठी थी। एक जगनी है जो एक लड़की है जो अपने गांव के मेले के आसपास बैठी है। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे, वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते हैं।
ये बात समझ में आई। अब इसी आधार पर इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है। अब देखें कि अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिशदार वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था। अध्याय 8 में जब हम पढ़ रहे थे तब उत्तर के काले पॉलिशदार बर्तनों के विषय में पढ़ा आपने, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, NBPW। तो ये NBPW का अर्थ होता है नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। नॉर्थ मैंने उत्तरी, ब्लैक मीन्स काले, पेंटेड मीन्स पेंट किए हुए चमकीले, अवेयर मीन्स बर्तन। तो उत्तर के काले पॉलिशदार वाले बर्तनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अक्सर पूछता है कि NBPW किस समय का है, किस NBPW किस काल का जो है, NBPW जो संस्कृति है वह किस काल में उभरी थी। पढ़े मैं खूबसूरत बर्तन खास तौर से उनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिली हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी उन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। समझ में आ गया। ये इसकी जहाँ फैक्ट्रियाँ होती थी, जहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी उठाकर इसे ले जाकर अलग अलग जगहों पर जो है बेचते थे। अब देखें थोड़ा यहाँ देखेंगे अब कि दक्षिण भारत सोना मसाले, बिल्कुल ध्यान देंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। कह रहा है कि दक्षिण भारत सोना मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी। काली मिर्च की कहाँ मांग थी? रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोना, इसे क्या कहते हैं, काले मिर्च को काले सोना के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों, कैसे पहुंचाते थे वो? समुद्री जहाज़ों और सड़कों के इसके रास्ते और रोम पहुंचाते थे। आज रोम कहाँ है? तो इटली में है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। याद होगा कल की क्लास में जो हम लोगों ने अरिकामेडु पढ़ा था तो देखा था कि वहाँ से कई सारे रोमन सिक्के और रोम की बने हुए कई सारे बर्तन प्राप्त हुए हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छे व्यापार चल रहा था। यानी कि इन चीज़ों को देखने के बाद, रोम के सिक्कों को देखने के बाद और काली मिर्च के मांगों को देखने के अनुसार ऐसा लगता है कि उस समय भारत का व्यापार रोम के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब देखें, इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? बिल्कुल, कैसे पहुँचे होंगे और क्यों पहुँचे होंगे, इसका आंसर आप बिल्कुल इस प्रश्न को पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसके बाद से इसका आंसर उसके नीचे लिखेंगे। थोड़ा टाइम दे, इससे आपका जो सोच है, ये दृष्टिकोण है इतिहास पढ़ने का, बिल्कुल बदल जाएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको दिखते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का जब आप उत्तर देने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, आपके सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो बिल्कुल इग्नोर न करें। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? आगे चलते हैं। ये व्यापारियों से जुड़ी एक कविता है, ठीक है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। आप लोगों ने जब कल हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा संगम साहित्य, यह संगम साहित्य लिखा गया था और हमने देखा कि इसे संगम साहित्य क्यों कहते हैं कि मदुरै में सभी कवियों की एक सम्मेलन बुलाया गया और मदुरै में इन संगम साहित्य की रचना हुई। सभी कवियों ने मिलकर इसकी रचना की थी, इसीलिए इसे संगम साहित्य कहते थे। अब
नीचे लिखी कविताओं में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार, अब देखिए आपसे बार बार एक प्रश्न पूछता है, जैसे पुहार दे देगा, कहेगा कि पुहार पतन या पुहार बंदरगाह, ठीक है, भारत के किस तट पर हुआ करता था? तो आप जानते हैं पश्चिमी तट, जो अरब सागर के साथ यह पश्चिमी तट बनता है, और पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के साथ बनता है। तो पुहार नामक बंदरगाह यह भारत के पूर्वी तट पे हुआ करता था। क्लियर हुआ? इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे कि पुहार किस तट पे था, तो पूर्वी तट पर। लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ। अब देखें, दक्षिण की पहाड़ी से चंदन मिलता था, हिमालय से रत्न मिलता था, सोना मिलता था, काली मिर्च की गठरियाँ, ये क्या क्या व्यापारी लाए हैं? दक्षिणी सागर के मोती, दक्षिणी सागर से ये मोती प्राप्त करते हैं। पूर्वी सागर के मूंगे, पूर्वी सागर से मूंगा प्राप्त करते हैं। पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? बिल्कुल आप सूची बनाएं। इस सूची का काफ़ी महत्व है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है काली मिर्च कहाँ से प्राप्त की जाती थी, कभी पूछेगा कि मूंगा कहाँ से प्राप्त किया जाता था। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक लिस्ट बनाएं, इस पर एक थोड़ी सोच अपनी डेवलप करें। बिल्कुल वर्क करेंगे तभी आप में बदलाव होगा और हिस्ट्री के विषय में आपकी समझ डेवलप होगी। आलस्य न करें। अब देखिए, यहाँ देखें, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इन व्यापारियों ने किस लिए समुद्री रास्ते खोजे गए होंगे? क्योंकि व्यापार करने के लिए ये चाहते होंगे कि हम अपने मालों को एक जगह से दूसरे जगह में भेजें, निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर करते थे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आप लोगों ने मैप में देख रखा है। आप जानते हैं कि अरब सागर कहाँ पे है और बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है। अगर नहीं जानते होंगे तो आप मैप देखेंगे, भारत के पश्चिमी हिस्से में बंगाल की खाड़ी, पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी हिस्से में अरब सागर है। क्लियर हुआ? बंगाल की खाड़ी पार करते, अब देखें, किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचते थे। अक्सर किस तट पे पहुंचते थे? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण करते थे। भारत में जो मानसून आता है, तो मानसूनी हवाओं के साथ इनको जब आना होता था यूरोप से, तो ये उसी समय चलते जिस समय मानसूनी हवाएं भारत की तरफ चलती थी। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ेंगे। समुद्री तट से लगे राज्य। अब ये है कि समुद्री तट से जो राज्य लगे थे वो कौन थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों को कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों, आप जानते हैं कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कई बार आप लोगों को समझाया है, बिल्कुल याद रखेंगे। कावेरी कहाँ से? कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अब देखें कि मैदान सबसे उपजाऊ हैं। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका उपयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये
ये शासक कौन है? चोल, चेर और तथा पांड्य। चोल, चेर तथा पांड्य। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 कह रहा है कि मानचित्र संख्या 7 है और पृष्ठ संख्या 105 जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, कुछ ये लगभग 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य राज्य होते थे। ये तीन जो राज्य थे यह आज से 2300 साल पहले, आज से 2300 साल कहने का मतलब कि 300 बीसी। कब कहने का मतलब क्या हुआ? 300 बीसी। ठीक है, 300 बीसी, समझ गए? तो आज से लगभग 2300 साल वर्ष पूर्व चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों जो का उदय हुआ था और ये काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। अब देखिए इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। ठीक है, इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरी अंदरूनी हिस्से में था। अब इनके जो शक्ति के केंद्र थे यानी हेडक्वार्टर इनके थे, दो हुआ कर, तीनों के दो दो हेडक्वार्टर थे। एक जो हेडक्वार्टर होता था, इसका हेडक्वार्टर मीन्स राजधानी, वो जो कहाँ होता था? समुद्र के तट पर। दूसरा अंदरूनी भाग में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार, अब याद होगा ये बार बार पूछता है कि पुहार किस तट पर का पतन है? तो पूर्वी तट का। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो पुहार है, बिल्कुल यूजीसी नेट वाले इस पर विशेष ध्यान रखें, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। पूर्वी तट का बंदरगाह पुहार है। ठीक है, पहले तो यह प्रश्न हुआ और दूसरा प्रश्न होगा कि पुहार किन शासकों के अधीन, पुहार बंदरगाह किन शासकों के अधीन था? तो ये चोलों के अधीन है। बिल्कुल यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, और सारे जो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखकर आप जैसे यूपी जीआईसी लेक्चरर, इन सारे एग्जामों के लिए ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल वो काफ़ी डीप पूछा करते हैं, तो इस पर ध्यान दिया। और ये डीप भी नहीं होगा, क्लास 6 में इसकी चर्चा की जा रही है। तो जो भी पेपर कमीशन है या जो भी आयोग हैं या जो भी प्रश्न सेटर हैं, वो ये सोचते हैं कि आपने 6 क्लास में तो जरूरी हिस्ट्री पढ़ी होगी। आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि जो पतन पुहार जो है काफ़ी शक्तिशाली है। अब इधर देखें कि पुहार या कावेरी पट्टनम, एक चोल का पतन पुहार था और दूसरा कावेरी पट्टनम। दूसरा पांड्यों की 2 हेडक्वार्टर थे इसके, पुहार और कावेरी पट्टनम, दोनों याद रखें। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये नियमित कर नहीं लेते थे, बिल्कुल याद रखेंगे। कौन? चोल, चेर, पांड्य नियमित कर नहीं, जनता से उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। क्लियर हुआ? कभी कभी ये सैनिक अभियान करते और आसपास के इलाकों से ये शुल्क, टैक्स वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते और बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। अब देखें कि 200 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? कि 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में, 200 वर्ष कहने का मतलब क्या समझते हैं कि इनका उदय 2300 में हुआ, 2300 के 200 वर्षों बाद। ठीक है, तो 200 वर्षों बाद क्या समझेंगे आप कि आज से कितना वर्ष पहले? तो आज से 2100 वर्ष पहले। और 2100 वर्ष पहले कहने का मतलब क्या कि प्रथम शताब्दी जो है बीसी में,
वर्ष में पश्चिम भारत में सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इसका नाम याद रखेंगे। सातवाहनों का सर्वाधिक प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। क्लियर हुआ। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री, अब ये याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, गौतमी बालश्री। ये गौतमी बालश्री किसकी माता है? तो यह सातवाहन शासक जो काफ़ी शक्तिशाली है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब इधर ध्यान दें, थोड़ा सा इसको फिर से समझे कि सातवाहनों का उदय दक्षिण भारत में जो है चोल, चेर और पांड्यों के बाद जो है कि 200 वर्षों बाद उदय होता है। इस सातवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, आपको याद होगा एक प्रश्न समझिए कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख हुआ करता था और सातवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए, इसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी माता गौतमी बालश्री हैं, बिल्कुल याद रखें। ये एक सबसे शक्तिशाली शासक सातवाहन का गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है और इसकी माता गौतमी बालश्री है। अब गौतमी बालश्री ने दान दिया है और उस दान का उल्लेख एक अभिलेख पर करती हैं। इसी अभिलेख के माध्यम से हम गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में जानते हैं। क्लियर हुआ। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। जो भी गौतमी पुत्र सातकर्णी या जो भी सातवाहन शासक हुए वो क्या कहलाते थे? दक्षिणापथ स्वामी कहलाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्लियर हुआ। कौन भेजा था दक्षिणी तटों पर सेनाएं? श्री सातकर्णी। अब देखें इस प्रश्न का उत्तर देंगे बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में। क्या तुम बता सकते हो कि, पहले आप इसको पढ़ते हुए इन प्रश्नों को लिखें, एक कॉपी पर लिखें, उस पर इसका आंसर लिखें और हो सके तो उसी को आप फोटो करके फोटो लेकर और इस पर अटैच कर दें, कमेंट बॉक्स पर अटैच कर दें, उससे भी हो जाएगा। अगर टाइप आप करने में माहिर हैं, जल्दी जल्दी टाइप करते हैं तो टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल उसका इस क्वेश्चन को लिखें एक पेज पर, उसका आंसर लिखें और फोटो खींचें और उस कमेंट बॉक्स पे अटैच कर दें। क्लियर हुआ। अब देखें रेशम मार्ग की कहानी, ये बहुत प्रसिद्ध, इससे तो एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस रेशम मार्ग के विषय में हम पढ़ेंगे कि ये रेशम मार्ग क्या है। तो कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है रेशम बनाने के लिए। अब जानते हैं कि जो है ये सीरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीटों का पालन होता है। इन्हीं कीटों के पालन से क्या करते हैं तो वह रेशमी कपड़ा तैयार होता है। जटिल पर रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाला जाता है। क्या किया जाता है कि इन कीड़ों से कच्चा रेशम निकाल लिया जाता है और रेशमी कपड़ों का निर्माण किया जाता है। अब देखें, हम यहाँ देखेंगे तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000
करीब 7,000 साल पहले हुआ। यानी तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में कब हुआ था? 7,000 वर्ष पहले। इन तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, बहुत दिनों तक। ये किस चीज़ का? कि ये जो रेशम के कीट हैं, इनसे कैसे इन कच्चे मालों को, कच्चे रेशम को निकालते हैं और किस तरह से रेशम के वस्त्रों का निर्माण करते हैं, यह तकनीक पहले चीनी लोगों के पास रहा और चीनी लोगों ने हजारों वर्षों तक इस तकनीक को छुपा कर रखा, दुनिया को नहीं बताया कि कैसे रेशमी वस्त्र बनाए जाते थे। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट कहलाता था। अब रेशम मार्ग के विषय में समझ गए कि यह रेशम का जब उत्पादन हो जाता तो वहाँ के कुछ लोग इन सामानों पर को घोड़े, ऊँटों या पैदल लेकर दूर दूर तक इसे बेचने के लिए जाते थे। ठीक है, जिन रास्तों से ये जाते थे उसी रास्तों को क्या कहा गया? उन रास्तों को सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा गया। क्लियर हुआ? यहाँ तक आप समझ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। आज से लगभग 2000 यानी प्रथम शताब्दी BC और AD में जो है रोम के लोगों में रेशमी कपड़े पहनना एक जो है फैशन बन गया। अब देखें कि फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, रंगदारी टैक्स। जैसे आप जा रहे हैं, व्यापारी हैं, अगर मान लीजिए आप भी दूर देश चले जाते हैं तो उस एरिया के कुछ लोग जिनका व्यवसाय ही इस तरह का होता है कि अगर आप दूर से आए हैं, कुछ बेचने के लिए आए हैं तो आपसे कुछ टैक्स लेते थे। इसी तरह की, ये आज ही नहीं होता, ये प्राचीन काल से ये कार्य चले आ रहे हैं। अब देख ही रहे हैं कि रेशम मार्ग पर जब ये लोग आते हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले, रेशम मार्ग के आसपास रहने वाले लोग इन व्यापारियों से कुछ रंगदारी टैक्स भी लेते हैं। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76 और 77 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। क्लियर है? और कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। अब देखिए, बहुत सारे शासक यह चाहते थे कि इस सिल्क रूट पर अधिकार कर लिया जाए, जिससे क्या फ़ायदा होता था? टैक्स लेते थे व्यापारियों से, कुछ शुल्क वसूल करते, कुछ तोहफे प्राप्त करते, ये सारे लाभ थे। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा करते थे। बात समझ में आ गई? ये शासक टैक्स तो लेते, लेकिन ये शासक इस टैक्स के बदले क्या करते थे? तो इस टैक्स के बदले उन व्यक्तियों को, उन व्यापारियों को सुरक्षा देते लुटेरों से। क्लियर हुआ? अब देखेंगे यहाँ कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सबसे प्रसिद्ध किसने? कुषाण थे। यह है कुषाण। करीब 200 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर उनका शासन था। कब? कुषाणों का शासन कब था? लगभग 2000 साल पहले, यानी कि प्रथम जो है AD में, प्रथम शताब्दी AD में कुषाणों का शासन जो है हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? तो मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में कुषाणों का शासन था। कुषाणों ने अपनी राजधानी
पेशावर और मथुरा में बनाई थी भारतीय उपमहाद्वीप में, और मध्य एशिया पर भी इनका प्रभाव हुआ करता था। कुषाणों के विषय में आप जानते हैं, ये कुषाण यूची जाति के थे और ये भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण किए, और इस कुषाणों का एक सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क हुआ करता था, जो 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की, जिसे भारत सरकार जो है वो भारत सरकार ने इस शक संवत को अपना रखा है। क्लियर हुआ। पेशावर और मथुरा, कहाँ राजधानी थी इसकी? पेशावर और मथुरा, इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे, यानी ये इसके दो हेडक्वार्टर थे, राजधानियां हुआ करती थी। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। उस समय तक्षशिला भी जो है किसके राज्य का हिस्सा था? तो कुषाणों के राज्य का। तक्षशिला के विषय में जानते हैं, प्राचीन काल में यह शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। यदि प्राचीन काल की प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, यह तक्षशिला में ही हुआ करती थी। प्राचीन काल का विद्वान चाणक्य, जीवक जो चिकित्सक थे, शरक चिकित्सक थे, ये सारे लोग इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। तक्षशिला कहाँ पे स्थित है? तो यह झेलम और सिंधु नदी के बीच स्थित है, आज पाकिस्तान में है। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट, किसके शासन काल में? तो कुषाणों के शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु के मुहाने के पतनों तक सिंध के मुहानों के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के, अब देखिए याद रखेंगे, इस भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन है? कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रेगुलर सिक्का किसने चलाया? तो ये कुषाण हैं। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था, ये बताएंगे आप कि इस सिल्क रूट पर, बिल्कुल अगर आपने ये समझा होगा तो ये समझ गए होंगे कि सिल्क रूट पर गाड़ियों का प्रयोग क्यों कठिन था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76-77 में इसे ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधा और क्या समस्या होती थी, ये बताएंगे आप। अब देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। अब इस टॉपिक के तहत अभी तक हम लोग व्यापारिक चीज़ों को देखा और रूटों को देखा, सिल्क रूट के विषय में समझा, ये सारे प्रश्न हमने सॉल्व किए। अब हम बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे होता है इसके विषय में देखेंगे। जैसे कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, ठीक है। इसने करीब 1900 साल पहले, अब 1900 साल कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यह आज से लगभग 1900 साल पहले कहेंगे तो प्रथम शताब्दी एडी में, ठीक है, साल पहले 1900 साल पहले यानी प्रथम शताब्दी एडी में शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। क्या किया इसने? एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसे एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार, बुद्ध की जो ये भी काफ़ी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बुद्ध चरित्र पुस्तक। ये बुद्ध चरित्र में क्या है पूछता है आपसे प्रश्न, तो बुद्ध की जीवनी है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये अश्वघोष हैं, ठीक है। रचना कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के, और इन्होंने ही बुद्ध चरित्र की रचना की रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। अब याद होगा आपको कि प्राचीन जो बौद्ध साहित्य थे वह पाली भाषा में थे। किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। लेकिन जो 1900 साल पहले जो बुद्ध से संबंधित पुस्तकें लिखी गई, यह संस्कृत में लिखी गई। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखा और उस समय के अन्य विद्वानों ने ही भी बौद्ध साहित्यों को संस्कृत में लिखा। क्लियर हुआ। इस समय बौद्ध धर्म की कई नई धारा, महायान
इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा, याद रखेंगे, इस समय बौद्ध धर्म में का विभाजन होता है और बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। तो इस समय जो कनिष्क का जो शासक है यह महायान धर्म का समर्थक है और महायान के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब देखिए कह रहा है पहले, यानी जो हीनयानी थे वो प्रारंभिक बौद्धिस्ट हैं और उस समय हीनयानियों का मानना था कि बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं बनेगी। बुद्ध द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुओं, जैसे मान लीजिए चप्पल या छाता, अलग अलग वस्तुओं, कुछ बुद्ध के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं का ही चित्र बनता था और उसी की पूजा बौद्धिस्ट किया करते थे। क्लियर है? पहले मूर्तियों, यही बात है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत मैंने समझ गए, चप्पल दिखा दिया, ठीक है, चक्र बना दिया, ठीक है, इसका मतलब जो है बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, धर्म चक्र परिवर्तन हो रहा है, ऐसे दिखाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उसकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़, कभी पीपल का पेड़ बना दिया, ठीक है, पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं, अब क्या हुआ, प्राचीन काल में कैसे कुछ संकेत दिखाए जाते थे। क्लियर हो गया? आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे बिल्कुल कि प्राचीन काल में जो बनता था वो बौद्ध धर्म की कौन शाखा बनाती थी, तो हीनयान तौर पर उसके निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ मूर्तियों द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं, अब कहने का मतलब कि कुषाण काल में, यानी 1900 साल पहले अब बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बुद्ध की मूर्ति बनाती है, तो महायान शाखा में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। अब देखें, तक्षशिला यानी बहुत सारी मूर्तियां जो है मथुरा में और बहुत सारी मूर्तियां तक्षशिला में बनाई गई। तक्षशिला जो है यानी मथुरा कला और तक्षशिला गंधार क्षेत्र में पड़ता था। इस कला को दो कलाओं में मूर्तियां महायान की बनी, जिसे हम मथुरा कला और गंधार कला यानी तक्षशिला कला भी कहते हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं। बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसे करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और चीन, बाद में कोरिया तथा जापान, पूरे मध्य एशिया, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, ये मध्य एशिया, पूरे मध्य एशिया, कोरिया, जापान, चीन तक भी फैल गई। बात क्लियर हुआ यहाँ तक कि शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्वों की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान, कहाँ कहाँ फैला? मध्य एशिया में, चीन में, कोरिया में और जापान तक बौद्ध धर्म फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत, कहाँ बौद्ध धर्म का पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। कहाँ पे? दक्षिण भारत में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बहुत सारी पहाड़ में गुफाएं खोदी गई, जहाँ वो रह सकते थे। अब देखिए, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा
जो बौद्धिस्टों के ये दक्षिण भारत में कुछ गुफाएं बनाई गई, तो बहुत सारी गुफाएं राजा और रानियों द्वारा बनाई गई, कुछ गुफाएं जो है किनके व्यापारियों द्वारा बनाई गई। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों में फैला। याद होगा कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म फैला है, तो देखें यहाँ पर बिल्कुल याद रखेंगे कि हमने देखा कि चीन, जापान, कोरिया, ठीक है, इन देशों में चीन, जापान, कोरिया इन देशों में फैला। इसके बाद से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों में फैला। इस तरह से बौद्ध धर्म फैला है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाएं मथुरा से बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला से बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। क्लियर है? अब देखें पापा कि ये दो मूर्तियां बनी हैं। इन दोनों मूर्तियों में एक जो है मथुरा कला की है। इस मूर्ति में जो दाएं मूर्ति बनी है यह तक्षशिला में बनी है, और जो बाएं हैं यह मथुरा कला में बनी है। अब ये तक्षशिला और मथुरा कला की मूर्तियों में क्या अंतर है, आप थोड़ा देखकर कमेंट बॉक्स में कुछ बताने का प्रयास करें। अब आगे आते हैं, ये देखते हैं कि थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब बौद्ध धर्म का एक और भी शाखा थी जिसे थेरवाद कहते हैं। बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, दो शाखा तो आप पढ़ ही लिए, महायान और हीनयान। तो एक शाखा और थी थेरवाद। थेरवाद का प्रचलन किधर जो है दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में था। अब देखें पृष्ठ संख्या 100 को एक बार फिर से पढ़ो। क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? अब आप बताएंगे कि ये बौद्ध धर्म फैलाव कैसे हुआ होगा। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिलों में तथा व्यापारियों के काफिले को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। आपको याद होगा व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। देखें ये गुफा है, बहुत महत्वपूर्ण गुफा है, इस पर ध्यान देंगे। ये है कार्ले की गुफा। कहाँ की गुफा है? कार्ले की गुफा। यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? ये कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है। और इस कार्ले की गुफा में बौद्धिस्ट रहते थे। यह भारत के पश्चिमी तट पे है। क्लियर? याद होगा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कार्ले की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो पश्चिमी तट महाराष्ट्र में है। दोनों बात याद रखिएगा, कहाँ पे है यह? तो पश्चिमी तट पर है और महाराष्ट्र में है। क्लियर है? और ये किस लिए बनी थी? ये किसके निवास स्थान है? तो बौद्धिस्टों के रहने के लिए ये गुफाओं का निर्माण किया गया है। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे एक और इससे संबंधित चित्र है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें। ये देखेंगे ये है क्या है, तो इधर देखें सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। सांची कहाँ है? पिछली क्लासों में हमने पढ़ाया था कि सांची में एक स्तूप का निर्माण किया गया अशोक के द्वारा, और इस सांची का स्तूप जो है अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक जो है यहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। अब ये सांची के स्तूप में यह एक मूर्ति बनी हुई है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि एक पीपल का वृक्ष बना हुआ है। यह पीपल के वृक्ष का निर्माण इसलिए किया गया है कि जो है आप समझें कि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक आप समझ गए हैं? बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं कि आप ये भी समझ गए कि थेरवाद
नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, तो थेरवाद किन क्षेत्रों में डेवलप हुआ, तो हमने देखा था कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। अब दक्षिण पूर्वी एशिया में ही थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। अब देखिए, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, इसको समझे। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों द्वारा दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा करने लगते थे। अब तीर्थयात्री क्या होते हैं, इसके विषय में थोड़ा समझ लें कि तीर्थयात्री क्या हैं। तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। तीर्थयात्री कौन होते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष उसने कहते हैं जो प्रार्थना पूजा पाठ के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं, उसे तीर्थयात्री कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। करीब 1600 साल पहले कहने का मतलब क्या हुआ, कितने समय आया था, तो लगभग 400 एडी में आया था। श्वेत तसांग 1400 साल पहले भारत आया और क्या नाम था इसका, स्वयं तसांग लगभग 1400 पहले भारत आया। इसका मतलब कि 600 बीसी में आया, यह 600 एडी में। और यह कितना एडी में आया, तो इन दोनों का नाम फासियन कौन है, तो फाहियान है। कौन? फासियन किसका नाम है? फाहियान के नाम से आप ज़्यादातर इसे जानते होंगे। ये फाहियान है, इसका नाम फासियन है। ठीक है, यह काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कब आया, तो ये आपको याद होगा गुप्त काल में आया था। और किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, आज से लगभग 1600 साल पहले। ठीक है, और करीब आज से 14 साल पहले स्वयं तसांग कौन है? वेनसांग है। यह आया था लगभग 600 एडी में, यानी यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्लियर हुआ? 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत सिंह आए। ठीक है, लगभग उसके 50 साल बाद इत सिंह आए। वे सब बुद्ध अध्याय 6 के जीवन में जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। किस लिए आए थे? बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी स्थल थे उन्हें देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं से कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले आए थे। बात समझ गए? बहुत सारी किताब ही लेकर गए। फासियन चीन वापस कैसे लौटा, ये देखें। फासियन का मतलब है फाहियान। फाहियान ये कब आया है, तो जान ही गए हैं कि आज से लगभग 1600 साल वर्ष पूर्व, यानी लगभग 400 एडी में आया। यह किसके काल में आया है, तो गुप्त वंश के शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फासियन यानी फाहियान भारत आया है। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ से शुरू किया? इसने बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर बैठा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गिनती को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व
किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गया। क्लियर हुआ। अब इसमें आपसे प्रश्न है कि फायांसियन द्वारा किए गए रास्ते को ढूंढो। बताओ कि वह फासियान अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। स्वयं त्यांग। अब स्वयं तसांग कौन है? ये ह्वेनसांग हैं। तो स्वयं तसांग भूमार्ग से, देखिए फायान भारत से किस मार्ग से गया? तो जल मार्ग से गया। स्वयं तसांग यानी ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। जब ये सिंधु नदी पार कर रहा था, जा तो रहा था यह पैदल, लेकिन जैसे सिंधु नदी पार कर रहा था उसी समय इसकी नाव पलट गई, जिससे लगभग इसने 600 जो पांडुलिपियाँ इकट्ठा की थी उसमें से 50 पांडुलिपियाँ जल में बह गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक है। अब नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। अब नालंदा जो है, नालंदा के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्वयं तसांग मीन्स ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि के में सबसे आगे हैं। बुद्धि के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तब भी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं, 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। स्वयं तांग यानी ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। अब बताएंगे कि ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ना चाहता था। भक्ति की शुरुआत। अब देखिए, भारत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म को यह प्रमुख पहचान बन गई, जिसे शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हो गए। जिन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी, भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए भक्ति का मार्ग खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग की चर्चा किस में की गई है? भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 देखो, ये का एक हिस्सा है। भगवत गीता महाभारत
अध्याय 11 का, महाभारत के अध्याय 11 का एक हिस्सा है। बिल्कुल याद रखेंगे कि भगवत गीता किससे संबंधित है, तो महाभारत से संबंधित है। महाभारत के अध्याय 11 में भगवत गीता जो है 11 ही में भगवत गीता है। अब देखें यहाँ समझें कि भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में क्या है, भगवान कृष्ण के उपदेश हैं। यह अपने मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारे बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का वह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर वे सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। बात समझ गए, मूर्ति पूजा की शुरुआत कैसे हुई है। अब आगे देखेंगे। ये बाराह की मूर्ति है, इसके विषय में समझ लें। बाराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों अध्याय 11 के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। क्लियर हुआ। पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया। जब यह पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया गया था तो समुद्र से इसे निकाला बाहर विष्णु ने। अब देखिए, भक्ति भजन शब्द से बना है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होती है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सा होते हैं। क्लियर हुआ। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता पढ़ें। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार, कौन है शिव भक्त, याद रखेंगे, ये भी नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा अप्पार। शिव भक्त अप्पार तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक बेल्लार था। अप्पार क्या थे? बेल्लार थे। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। क्लियर हुआ। ये जो है अपार कहते हैं कि वो लोग जो कि ब्राह्मणों की नज़रों में नीचे व्यक्ति हैं, कूड़ा करकट बटोरने वाले हैं, अपनी जीविका चलाने वाला इंसान कूड़ा करकट बिटोर कर अपनी जीविका चलाए, अगर वे लोग भी जो शिव की उपासना से जुट जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। क्लियर हुआ। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनके
मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। हम जब 11 पढ़ेंगे तो इन मंदिरों के विषय में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब देखिए, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया गया। हिंदू शब्द का उपयोग किसने किया है? अरब और ईरानियों ने इस शब्द का प्रयोग किया। किस लिए किया है इस शब्द का प्रयोग? ये उन लोगों के लिए किया गया कि जो इस शब्द का प्रयोग शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों किसके द्वारा लोगों के द्वारा उपयोग किया गया था, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास था, सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। क्लियर हुआ? जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे उनके लिए ईरानियों और किसने प्रयोग किया है? यह ईरानियों, अरबों और ईरानियों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अब अन्यत्र करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। लगभग 2000 मैंने ईस्वी सन में उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी है। यहाँ उनका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के बाद ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। अब देखेंगे कि पृष्ठ 76 देखो कि पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए थे। अब देखिए प्रश्न है कुछ, इन प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़ों को बनाएं। दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहलाता था? तो सतवाहन शासक कहलाते थे। इसको हम कहाँ से जोड़ देंगे? सतवाहन शासक से जोड़ देंगे। इसके बाद से मुएंदार, ये मुएंदार कौन हैं? तो चीनी यात्री चोलचेर पांड्य, ये मुएंदार वो कहलाते थे। चोलचेर पांड्य के शासक मुएंदार कहलाते थे। दक्षिणापथ स्वामी कौन कहलाता था? तो सतवाहन शासक दक्षिणापथ स्वामी कहलाते थे। ठीक है। अश्व घोष महान बौद्ध धर्म बुद्ध चरित्र लिखा है। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है। बोधिसत्व महान बौद्धिक धर्म, ठीक है। और श्वेनत्यांग ये क्या है? तो यह चीनी यात्री है। क्लियर हो गया? श्वेनतांग यानी ह्वेनसांग। तो आप देख लिए दक्षिणापथ के स्वामी कौन? तो सतवाहन शासक हैं। मुएंदर किसे कहते हैं? तो चोलचेर पांड्य राजाओं को मुएंदर कहते थे। अश्व घोष बुद्ध चरित्र का लेखक हैं। श्वेनतांग चीनी यात्री हैं। ये सब समझ गए। अब यहाँ देखेंगे कि आगे चलें। उपयोगी शब्द हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इसे भी आप ध्यान से देखेंगे। इसमें देखें, रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? लगभग 7000 साल पहले। चोर, चेर तथा पंड, ठीक है, जो है कब
पैदा हुए थे तो लगभग 2300 साल पूर्व। रोम साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले रेशम की मांग काफ़ी बढ़ी। कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले शासक बना। फासियन का भारत आना कब आया? लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया था। और स्वयं त्यांग कब आया? लगभग 1400 साल पहले भारत आया था। अब इस प्रश्नों को देखें। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहते थे, क्यों? ये इस प्रश्न पर हमने काफ़ी फोकस किया था, इसे आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको गाइड भी कर देते हैं इस पर कि क्योंकि राजाओं को सिल्क व्यापारियों से काफ़ी जो है ये सिल्क व्यापारियों से कुछ शुल्क वसूल करते थे, कुछ उपहार प्राप्त करते थे विशिष्ट तरह के, ठीक है। इसलिए इस रूट पर अधिकार कर काफ़ी समृद्ध यह रूट था और व्यापारी इन शासकों को बहुत सारे शुल्क दिया करते थे और बहुत सारे बहुमूल्य कीमती वस्तुएं भी उपहार में दिया करते थे। और उसके बदले ये शासक क्या करते थे? उन व्यापारियों की सुरक्षा लुटेरों से किया करते थे। अब अगला प्रश्न ये है कि व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहास किन किन साक्ष्यों का उपयोग करता है? तो इतिहास तीर्थयात्रियों के यात्रा विवरण, ठीक है, और व्यापारियों द्वारा दिए गए यात्रा वृत्तांत, इन्हीं माध्यमों से हम व्यापारिक मार्गों के विषय में जानते थे। भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी? इस प्रश्न को आप स्वयं बताएंगे। आओ चर्चा करें। चीन तीर्थयात्री भारत क्यों आए थे? कारण बताना है आपको। तो क्यों आए थे आप जान ही रहे हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने, बौद्धिस्ट बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थलों का दर्शन करने के लिए। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षण होने का कौन सा कारण था? ये बताएंगे आप कि साधारण जो जन लोग थे वो भक्ति की तरफ क्यों झुके, इसका आंसर आप देंगे। तो इस अध्याय में हम लोगों ने जो है क्या क्या पढ़ा आप जान ही गए हैं कि इस अध्याय में हम लोगों ने ये पढ़ने का प्रयास किया। इस अध्याय में ये जाना कि उस व्यापारी कैसे थे, राजा कैसे थे, तीर्थयात्री का अर्थ क्या होता है, कैसे किस तरह से भारत व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? समुद्र तटों से लगे राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हम लोगों ने रेशम मार्ग की कहानी पढ़ी इस चैप्टर में, और हमने बौद्ध धर्म का प्रसार देखा कि किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप और भारत के बाहर जैसे चीन, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और पुनः हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से दो कलाओं का विकास हुआ, मथुरा कला और गंधार या तक्षशिला कला का विकास हुआ। इसमें किस तरह से बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। बौद्ध धर्म जो है कनिष्क के काल में आते हुए दो हिस्सों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में क्या अंतर है ये भी आप लोगों ने पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ा। इसके बाद से तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा क्या होती थी, हमने देखा कि तीर्थयात्री बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों का दर्शन करने आते थे और वहाँ आने पर बहुत सारे बौद्ध धर्म से जिस धर्म से जुड़े थे उस धर्म की बहुत सारी बातें जानना चाहते थे। अब देखिए कार्ले की गुफा और ये कार्ले की गुफाएं जो है बौद्धिस्टों के रहने के लिए बनाई गई थी महाराष्ट्र में, जो पश्चिमी घाट पर बनी हुई थी। तीर्थयात्री आप जान गए हैं कि अब तीर्थयात्री का अर्थ क्या होता है। ये तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए अपने धर्म के पवित्र स्थलों की यात्रा किया करती हैं। ये सारी बातें हमने जाना, ये भी समझा। फासियाँ चीन वापस कैसे लौटा, किस मार्ग से लौटा है फासियांग। इसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को समझा। भक्ति की शुरुआत कैसे होती है इसके विषय में समझा। भक्ति क्या है इसके विषय में समझा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन किया, फिर इन प्रश्नों को हल किया। अब अगली क्लास में हम अध्याय 10 और 10 पढ़ेंगे, फिर 11 पढ़ेंगे। इसके बाद से इसमें कुल 11 अध्याय हैं। क्लास एनसीईआरटी की पुस्तक हमारे अतीत खत्म हो जाएगी, यानी ये हिस्ट्री का पुस्तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद से हम पुनः प्रयास करेंगे कि क्लास 7 की हिस्ट्री की पुस्तक शुरू करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। आप यहाँ तक मुझे विश्वास है सब कुछ समझ गए हैं।